उस बजट में यह भी कहा था कि यह अमृत काल जो आने वाला 25 साल है उसका एक फाउंडेशन स्टोन की तरह यह बजट है और उसके 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं। और उन्होंने एक यह भी कहा था कि हम लोग बजट की पूरी एक्सरसाइज को मात्र 2 दिन की एक्सरसाइज बना के छोड़ देते हैं। पार्लियामेंट में बजट आ गया, एक दिन कुछ एक्सपर्ट लोगों ने उसको चर्चा कर दी और कुछ लोगों ने बात कर दी, उसके जो कॉम्प्लिकेटेड जर्गन्स हैं वो किसी के समझ में नहीं आए और आम जनता कंफ्यूजन में रह गई। बजट के अंदर इतने बड़े प्रावधान है, इतने बड़े देश की अर्थव्यवस्था को मूव करता है, उसको डायरेक्शन देता है, उसमें आम जनता के एक एक पहलू को छूता है, उसको इम्पैक्ट करता है, उसके वर्किंग को, एजुकेशन को, हेल्थ को। तो इसको इस बार हम लोगों ने, सरकार तो अपना प्रयास करती है, अवेयरनेस क्रिएट करती है, वो जो भी करते हैं प्रोफेशनल लोग भी करते हैं, पार्टी भी और गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो सारे इस बजट को लेते हुए डोंट लीव इट टू एंड मेक इट ओनली 2 डे अफेयर्स और एक 15 दिन का एक अच्छा मैक्स सारे पूरे देश में जगह जगह पे जाके उस चीज़ को जनता के बीच में उसके प्रावधान को रखें, उनसे चर्चा करें, प्रोफेशनल्स, बिजनेस कम्युनिटी, यूथ, विमेन, एग्रीकल्चरलिस्ट, ये सारे लोगों के साथ, सेक्टोरल लोगों के साथ उनके लिए क्या है उनके बारे में चर्चा करें। तो एक 15 दिन का एक मैसिव एक्सरसाइज गवर्नमेंट की तरफ से भी है, पार्टी की तरफ से भी है। सौभाग्य कि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं और मैं तो दीनदयाल जी को कह ही रहा था कि ये तो मेरे ख्याल से कल ही बजट आया और ये आज पहला इतना बड़ा कार्यक्रम है और इतना दूरगामी सोच के साथ महावर जी और दीनदयाल जी ने कहा, तो इनका अभिनंदन है। 2-3 चीज़ें मैं बजट के बारे में जरूर बताना चाहता हूँ। सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, प्रोफेशनल लोग हैं, आप सब भी जानते हैं। देखिए, पेंडेमिक जो हुआ था उसमें 3 चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ने फेस की। पहला, आज अगर डेवलप्ड इकोनॉमी को भी हम देखें तो उनमें इन्फ्लेशन की बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे पेंडेमिक हुआ, लोगों ने कहा कि आप हेलीकॉप्टर में लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर दीजिए मार्केट में। लिक्विडिटी जब इन्फ्यूज कर दी, लोगों के हाथ में पैसा चला जाएगा, डिमांड बढ़ेगी और उनकी आवश्यकता की पूर्ति होगी, तो अपने आप में इकोनॉमी जब पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन में आएंगे तो रिकवरी हो जाएगी। लेकिन वैसा हुआ नहीं और वो जो लिक्विडिटी जो इन्फ्यूज की उसके कारण इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। अमेरिका में 40 साल से ऊपर इतना रिसेशन नहीं था, उतना बड़ा रिसेशन है। यूरोप रिसेशन में है और भी बहुत सारी कंट्रीज जो है वो रिसेशन, इन्फ्लेशन के चक्कर में, इन्फ्लेशन में फंसी हुई। अमेरिका, यूरोप, श्रीलंका, पाकिस्तान, वहाँ पे तो इतना इन्फ्लेशन है कि खाने पीने की भी लारे पड़ रहे। तो ये हुआ तो लोगों ने कहा, सडनली जो ये जो इंस्टीट्यूशन ने कहा कि अरे लिक्विडिटी को वापस सक कर लो, तो सक करने लगे, लिक्विडिटी को वापस सक कर दिया, क्रेडिट वगैरह को विड्रॉ कर दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो रिसेशन के साइकिल में फंस गई इकोनॉमीज, क्योंकि लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट को ड्राइव करती है। तो रिसेशन, आज वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंक, IMF सबकी बात देखें तो वो कहते हैं कि रिसेशन इज अ बिग ग्लोबल प्रॉब्लम। और साथ में जब ये जो लिक्विड मनी और ये सब क्या, तो पैसे, रिसोर्सेज, तो टैक्स कलेक्शन नहीं आए तो फिस्कल डेफिसिट से फंस गए। तो ये जो 3 चीजें हैं, इन्फ्लेशन, रिसेशन और फिस्कल डेफिसिट, इसने वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। लेकिन भारत में जिस तरह से पोस्ट पेंडेमिक जो सिचुएशन, जो प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया, तो जो गरीब तबका है, गरीब पिछड़ा वर्ग है, रूरल एरियाज में जिनके पास काफ़ी आवश्यकता कोविड के कारण सबसे इफेक्ट है, तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, जनधन अकाउंट के थ्रू, फ्री राशन के थ्रू उनको पैसा इन्फ्यूज किया। और जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट वगैरह के लिए उनको पीरियड वाइज एकदम नहीं कर दिया कि फिस्कल, जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज इंट्रोड्यूस किया हमारी सरकार ने, तो एकदम नहीं कि सबको लिक्विड मनी दे दो, ये कर दो, उस तरह नहीं, कैलिब्रेटेड अप्रोच में PLI स्कीम्स ऐसे करके हुए इकोनॉमी को सेक्टोरल वे में, स्टेप बाय स्टेप कैलिब्रेटेड वे में आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया। लोगों ने कई बार क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन उसको किया। तो उसका कारण है कि आज हमारा ये तीनों फैक्टर, जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देश की अर्थव्यवस्था को डिक्शन करते हैं, वर्ल्ड की इकोनॉमी को, उसमें हमारी
इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। आरबीआई का टारगेटेड जो है 6% का अपर लिमिट है इन्फ्लेशन का, वी हैव एन इन्फ्लेशन ऑफ 5.7%, इन्फ्लेशन बिलो है, उसको और कम कर लेंगे। रिसेशन में हमारी इकॉनमी बिल्कुल नहीं है, हम वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी आज के समय में। और फिस्कल डेफिसिट भी इतना लग रहा था कि हम इतना सारा खर्चा कर रहे तो फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा, एक समय 9% का फिस्कल डेफिसिट हो गया था, लेकिन सरकार ने उसको मैनेज करके पिछले साल 6.4% का फिस्कल डेफिसिट था, आने वाले समय में 5.9% का फिस्कल डेफिसिट टारगेट किया है, और 2025-26 में 4.5 का। तो यह तीनों को जो बैलेंस करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से हमारी सरकार ने किया, उसके कारण है, ऐसा नहीं है कि अपने आप हमारी इकॉनमी वर्ल्ड में आउटलायर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी जीडीपी में रूप में बढ़ रही है, विश्व की 5वीं, यूके को हटा के 5वीं विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, और तुरंत जर्मनी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, उसको क्रॉस करके विद इन दिस डिकेड, और जापान की 4.2% ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, इन दोनों को क्रॉस करके हम विश्व की 3rd सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इस बैकग्राउंड को मैं आपके सामने रखना चाहता था, और उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में इस डिकेड में इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के तरफ का फाउंडेशन स्टोन इस बजट में सरकार ने रखा है। उसको जनता तक, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम जानते हैं, समझते हैं, उसको जनता तक पहुंचाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। सिंप्लीफाइड भी है। मैं तो कल वित्त मंत्री जी से जब मिले थे, बातचीत वो उसके बाद जो इंटरेक्शन हो रहा था, उन्होंने कहा कोई क्वेश्चन तुम्हारा, हमने कहा इतना सरल, आपने सरलता से सारी बात कर दी है। तो इस सरलता को जो आम जनता तक उसी सरल शब्दों में पहुंचाए। यहाँ के कई लोगों को मैं देखा, गगन जी, गौरव जी, दिव्यांशु जी, और सब लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरह से, बलदेव जी आपने भी बताया, तो मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा काम होगा। 5 फोकस एरिया मैं अंडरलाइन करके उसको कर दूंगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती से चलेगी। कैपेक्स का एक्सपेंडिचर सरकार ने 33% बढ़ा दिया है। टैक्स और सब इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, सब टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉपरेटिव टैक्स, एमएसएमई के सारे, स्टार्टअप टैक्स, सबको कम करा है पिछले 8 साल में। उसके बाद भी हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ड्यू टू कंप्लायंसेस एंड ट्रांसपेरेंसी एंड लीकेज प्रूफ सिस्टम के थ्रू हमारा टैक्स कंप्लायंसेस बढ़ गया और टैक्स बढ़ रहा है। तो कैपेक्स को हमने 33% इस बार बढ़ा के और 10 लाख करोड़ का किया। और आरबीआई की एक रिपोर्ट है कि जब गवर्नमेंट डायरेक्ट फंड देती है किसी को हाथ में, तो 1 रुपया देती है तो 95 पैसे की भी वो की केवल डिमांड क्रिएट करती है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करती है तो 3.5 रुपए का उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। 1 रुपया अगर सरकार सिस्टमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है तो उसमें 3.5 रुपए की इकोनॉमी में डिमांड और ग्रोथ क्रिएट होती है। तो कैपेक्स बहुत ज़्यादा सरकार ने प्लान किया है। लोअरिंग ऑफ द टैक्स वो महत्वपूर्ण है। टूरिज्म को बहुत बड़ा एरिया के रूप में डेवलप करें। 50 सेंटर्स को टूरिज्म हमारे लिए, इंडस्ट्री को बहुत डेवलप करेगा। G20 में भी बहुत इनिशिएटिव है, कभी हम बात करेंगे। एमएसएमई सेक्टर को भी ये सरकार बहुत अच्छी तरह से करेगी। ग्रीन ग्रोथ पे बहुत काम किया, यहाँ तो आपने कई प्रोग्राम भी किए। रिन्यूएबल, हमारा बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज और इकोनॉमी में बड़ा प्रॉब्लम है। आप तो इंडियन ऑयल में थे, ONGC में थे, तो वो उसमें ये पेट्रोल डीजल में बहुत पैसा चला जाता है। तो ग्रीन इनिशिएटिव्स काफ़ी सारे, विमेन एम्पावरमेंट है, तो यह सारी चीज़ें, स्किलिंग ऑफ यूथ, कर्मयोगी, विश्वकर्मा, बहुत सारी योजनाएं, मिष्टी, वो एक नैक है कि इन चीज़ों में, और इन एक एक चीज़ का ट्राइबल के लिए प्रधानमंत्री जी ने ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए किया। तो हर सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की भी बात है, 500 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए जहाँ पे सरकार की योजनाओं को कल जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, ब्लॉक ऑफिसर है, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वह उस पूरी एजेंडा को, सरकार की स्कीम्स को जन जन तक पहुंचाए। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण बजट है। और अच्छा है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अमृतकाल हम सब इसमें, द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज येट टू कम एंड दिस 25 years will be there where India will surely go on the road map of economic super power और विश्व गुरु के स्थान में बनेगा, लेकिन ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनेगा। तो मुझे लगता है कि इसी बात के साथ
मैं धन्यवाद देता हूं दीनदयाल जी को, जिनके बहुत सारे इनिशिएटिव CSR के अंदर और थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं। इनकी सारी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन, और सारे जो वक्ताओं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैडम आपका बहुत बहुत